Hello, Namaskar guys. Welcome in our YouTube channel. I Rasna Chaudhary and today we are discussing about the nerve system and component of the nerve system. नर्व सिस्टम का काम होता है कि अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की स्टिमुलाई, चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो या फिर इंटरनल स्टिमुलाई हो, एक्सटर्नल स्टिमुलाई और इंटरनल स्टिमुलाई की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना और उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स है वो टारगेटेड ऑर्गन या फिर जो डेस्टिनेटेड ऑर्गन होते हैं, डिस्टल ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर रिस्पॉन्ड को लेके आना, ये सारा का सारा फंक्शन है वो है नर्व सिस्टम का। और नर्व सिस्टम नर्व सिस्टम के अंदर ग्रुप ऑफ द ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो एक साथ में कंबाइंड फॉर्म के अंदर फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर जो भी स्टिमुलाई है, किसी भी तरह की स्टिमुलाई सच एज पेन से रिलेटेड स्टिमुलाई है, प्रेशर से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, या फिर जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उनको परसीव करेंगे, यानी उसको उनको रिसीव करेंगे और उनकी इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे ब्रेन तक। ब्रेन उसके जो स्टिमुलाई है उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करेगी और देन वापस उस रिस्पॉन्ड को जिस ऑर्गन के पास में लेके जाना है उस ऑर्गन तक लेके जाते हैं। इस कंप्लीट सिस्टम को अपने बोलते हैं नर्व सिस्टम। Nerve system is the most complex structure of human body. It detects and responds to changes inside and outside of the body. Nerve system अपनी जो बॉडी का सबसे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इनका काम होता है किसी भी तरह की स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्ड को लेके जाना है। नर्व सिस्टम अकेला काम नहीं करता, इसके साथ साथ में दूसरा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में मिलके नर्व सिस्टम अपनी बॉडी के कुछ वाइटल एस्पेक्ट हैं उनको मेंटेन कर रहा है और अपनी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है। Nerve system together with endocrine system it control many vital aspects of the body function and maintain homeostasis। अब जो नर्व सिस्टम है इसकी फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स अपने ब्रेन के अंदर, एक पर्सन के अंदर 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन फॉर्म नहीं कर रहे हैं। न्यूरॉन का काम है स्टिमुलाई को परसीव करना एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड को लेके जाना, लेकिन जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर हैं, अदर स्ट्रक्चर हैं, उसको फॉर्म करने वाली सेल को अपन बोलते हैं ग्लियल सेल्स या फिर न्यूरोग्लिया। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं नर्व सिस्टम है दो सेल से फॉर्म होती है। फर्स्ट बनाती है न्यूरॉन्स एंड सेकंड बनाती है ग्लियल सेल्स, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स। ये जो सेल्स हैं वो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर, मेन फंक्शनल स्ट्रक्चर है, बेसिक है, वो है न्यूरॉन्स। आप देखेंगे कि जो नर्व सिस्टम है उसके नॉर्मल क्या क्या फंक्शन होते हैं, मतलब अपनी बॉडी के अंदर ये किन किन चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है। जैसे फर्स्ट वन है इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन। अपने बॉडी के जो फंक्शन है, चाहे वो ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स हो या फिर ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स है या फिर सोमेटिक रिस्पॉन्स हो, इन दोनों को रेगुलेट करता है। जैसे सोमेटिक रिस्पॉन्स के अंदर आता है स्केलेटल मसल्स एक्टिविटी एंड ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स में आता है जैसे कार्डियक मसल्स एक्टिविटी या फिर स्मूथ मसल्स एक्टिविटी, तो उनको रेगुलेट करेगा। सेकेंड वन आता है इट जनरेट एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस। ये जो नर्व सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उसको जनरेट भी करता है और उसके साथ साथ में जो इम्पल्सेस हैं उसको फर्दर पार्ट के अंदर फॉरवर्ड भी करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू इम्पल्सेस। किसी भी तरह की इम्पल्सेस हैं उससे अपने को सपोर्ट भी करता है और अपने को प्रोटेक्ट भी करके रखता है। देन हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द नर्व सिस्टम। अब नर्व सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नर्व सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। नर्व सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले नर्व सिस्टम को हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर दो ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ये दो इंक्लूड होते हैं। वहीं पे जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है उसको भी फिर हमने फर्दर दो डिवीजन के अंदर
डिवाइड किया है। फर्स्ट वन आता है सेंसरी डिवीजन एंड सेकेंड वन आता है मोटर डिवीजन। सेंसरी डिवीजन है, इसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं अफरेंट रिसेप्टर्स। और जो मोटर डिवीजन है, ये मोटर डिवीजन्स मतलब ये सोमेटिक रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो स्केलेटल मसल्स हैं या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है वहाँ पर ये रिस्पॉन्ड लेके जाते हैं मोटर, जिसको अपन बोलते हैं मोटर ऑर्गन्स और इफेक्टर ऑर्गन्स। जबकि सेंसरी रिसेप्टर रहेंगे, मोटर ऑर्गन्स रहेंगे। सेंसरी रिसेप्टर को फिर हमने फर्दर अलग अलग डिवाइड किया है, जिसमें आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी स्टिमुलाई है उनको परसीव करना, सच एज 5 सेंसरी ऑर्गन। 5 सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? जैसे ईयर, नोज, आई, स्किन एंड टंग, ये 5 सेंसरी ऑर्गन है। इससे रिलेटेड जो स्टिमुलाई है वो है साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये जो स्टिमुलाई है इनको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी जो 5 सेंसरी ऑर्गन है एक्सटर्नली हम उनके थ्रू ही परसीव कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं कि किस तरह की स्टिमुलाई है। देन सेकेंड वन आता है सेंसरी रिसेप्टर्स के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर 3 तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन आता है कीमो रिसेप्टर, सेकेंड वन आता है बैरो रिसेप्टर एंड थर्ड वन आता है ओस्मो रिसेप्टर। जो कीमो रिसेप्टर है ये अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड के पीएच को परसीव करता है या फिर इसकी इंफॉर्मेशंस लेता है। जैसे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो कीमो रिसेप्टर हैं ये सबसे पहले स्टिमुलेट होंगे, ये परसीव करेंगे इस इंफॉर्मेशन की कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, और उसके बाद में इसकी जो रिस्पॉन्स है वो ब्रेन तक पहुँचाएंगे। कीमो रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एंड सेकेंड वन होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर है वो हार्ट के अंदर आर्च ऑफ आर्टा एंड कैरोटिड बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। पेरिफेरल मीन्स रिलेटेड टू द ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड सेकेंडरी आता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों ही कीमोरिसेप्टर का काम होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड के पीएच को इंडिकेट करना या फिर असेस करना कि ब्लड के अंदर इनका लेवल मेंटेन है या नहीं है। अगर ब्लड के अंदर इनका लेवल मेंटेन नहीं है तो ये डायरेक्टली अगर ब्लड के अंदर इनका लेवल मेंटेन नहीं है तो ये डायरेक्टली ही ब्रेन के पास में इंफॉर्मेशन भेज देता है। सेकेंड आता है बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड रिसेप्टर्स हैं। ये ब्लड प्रेशर यानी अपना ब्लड का प्रेशर कम हो गया है या फिर ज़्यादा हो गया है उसको परसीव करते हैं। एंड थर्ड वन ओस्मो रिसेप्टर्स। ओस्मो रिसेप्टर्स क्या है? ओस्मो रिसेप्टर एक सेंसरी सेल्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस के अंदर रिलेटेड टू दी फ्लूइड, यानी जो भी फ्लूइड है सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका कंसंट्रेशन है उसको ये परसीव करते हैं। यानी अपने ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की इनसफिशियंसी हो गई है या फिर उनका लेवल कम हो गया है तो ये परसीव करेंगे रिसेप्टर्स और इसके अकॉर्डिंग ही ब्रेन के पास में इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। या फिर ये जो ओस्मो रिसेप्टर्स हैं ये हाइपोथैलेमस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है परसीव करना रिलेटेड टू दी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट से। एंड देन सेंसरी रिसेप्टर के बाद में आता है मोटर और इफेक्टर ऑर्गन्स। मोटर और इफेक्टर ऑर्गन को फिर हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक। सोमेटिक को हम बोल सकते हैं वॉलेंट्री एक्टिविटीज एंड ऑटोनोमिक मीन्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। जो सोमेटिक रिस्पॉन्स होता है वो होता है स्केलेटल मसल्स के अंदर, यानी न्यूरो ट्रांसमिशन हो रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर। और ऑटोनोमिक एक्टिविटी है वो होती है कार्डियक मसल के अंदर, स्मूथ मसल के अंदर एंड ग्लैंड्स के अंदर। लेकिन ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स को फिर हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे, जिसमें आता है सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन है ये इमरजेंसी कंडीशन के अंदर या फिर क्रिटिकल कंडीशन के अंदर एक्टिवेट होता है। वहीं पे जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है या फिर पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है जब बॉडी कंप्लीटली रिलैक्सिंग फेज के अंदर विदाउट एनी स्ट्रेस अपनी बॉडी रहती है वो होती है पैरासिम्पैथेटिक स्टेज के अंदर।
कंपोनेंट्स ऑफ नर्व सिस्टम के बाद में हम देखते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम, यानी नर्व सिस्टम की फंक्शनल यूनिट कौन सी है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो जो नर्व सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, उसको अपन बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं अपर पार्ट के अंदर एंड लोअर पार्ट के अंदर, जैसे एज लाइक एज द स्टेम, जो अपना स्टेम होता है ट्री का वैसे, एंड देन लास्ट के अंदर जो रूट्स होती हैं स्टेम की, जो प्लांट के रूट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वैसी सी एक स्ट्रक्चर होती है। तो हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स होने के बाद में उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये हम देखेंगे। जैसे जो मिडिल पार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का काम होता है आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं सेल बॉडी। ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी को सीएनएस के अपने बोलते हैं न्यूक्लियाई, और वहीं पे पीएनएस के अंदर हम इसको बोलेंगे गैंग्लियाज, जो ग्रुप ऑफ द सेल बॉडीज है। अब सेल बॉडी क्या है, न्यूक्लियस की सराउंडिंग के अंदर जो प्रेजेंट है उसको अपने बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी बाहर की साइड में फाइन ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट है, इसको अपने बोलते हैं डेंड्राइट्स, और इन्हीं डेंड्राइट्स की थ्रू ही किसी भी तरह की स्टिमुलाई है उसका परसेप्शन हो रहा है। यानी इन डेंड्राइट्स का काम क्या है, जो भी स्टिमुलाई है उसको परसीव करना एंड देन सेल बॉडी तक लेके आना, और सेल बॉडी का काम होता है उसको डायरेक्शन देना। जैसे ही किसी भी तरह की स्टिमुलाई आई, सच एज जैसे मैंने मेरी स्किन को पिंच किया तो यहाँ पर जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो गए, दैट मीन्स मुझे फील हुआ कि पेन हो रहा है। इस तरह की स्टिमुलाई को परसीव किया डेंड्राइट्स ने। डेंड्राइट्स है वो ये जो भी इंफॉर्मेशन आई है इसको अंदर लेके आएगा, और सेल बॉडी क्या करेगी, इनको डायरेक्शन देगी टूवर्ड्स द एक्सोन। एक्सोन की तरफ ये डायरेक्शन देगी। अब जो फाइन ब्रांचेस हैं उसके बाद में आगे की साइड के अंदर ये जो फाइन ब्रांचेस है या फिर सेल बॉडी है ये कन्वर्ट हो जाती है एक्सोन के अंदर, और एक्सोन की आउटर कवरिंग लेयर है उसको अपने बोलते हैं एक्सोलीमा। और जहाँ से सेल बॉडी एक्सोन के अंदर कन्वर्ट हो रही है उस पार्ट को अपने बोलते हैं एक्सोन हिलेक्स। अब एक्सोन है, एक्सोन के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, या फिर एक्सोन होते हैं उसके अंदर भी अलग अलग स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक पार्ट्स आता है माइलिन शीथ एंड सेकेंड वन आता है नोड्स ऑफ रणवीर। अब जो माइलिन शीथ है ये क्या है, माइलिन शीथ यानी एक्सोन के सराउंडिंग के अंदर स्वान सेल से फॉर्म एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सीक्वेंसली अरेंज होती है, एज लाइक एज द ऑनियन सील्स, एक सीक्वेंसली अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को अपने बोलते हैं माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ की प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, दैट मीन्स जहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है वहाँ पर कंडक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है। और दो माइलिन शीथ के बीच में जहां पर एक गैप है उस गैप को अपने बोलते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। और नोड्स ऑफ रणवीर ही ऐसी जगह है या फिर ऐसा स्पेस है जहां पर कंडक्शन हो रहा है, यानी आयन का एक्सचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो इम्पल्सेस परसीव हुई हैं वो फर्दर पार्ट के अंदर टर्मिनल बटन्स में जा रही हैं। देन इसके बाद में ये जो स्वान सेल है इसकी सराउंडिंग लेयर है स्वान सेल्स की, उसको अपन बोलते हैं न्यूरिलेमा। जो एक्सोन है आगे जाके फाइन ब्रांचेस के अंदर, बहुत सारी फाइन ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारी फाइन ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं प्री साइनेप्टिक लोब या फिर प्री साइनेप्सिस। प्री साइनेप्टिक बोलेंगे, प्री साइनेप्टिक आगे जाके साइनेप्टिक नोब के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। साइनेप्टिक नोब एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको अपन बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, इनके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। साइनेप्टिक नोब के अंदर केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई यहाँ से रिलीज होते हैं, उन केमिकल्स को अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और केमिकल के अंदर स्पेसिफिकली सिंगल जैसे स्टार्टिंग की जो स्टिमुलाई को लेके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो केमिकल यहाँ से रिलीज होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन है अब डायरेक्टली या तो टारगेटेड ऑर्गन है यानी स्केलेटल मसल पे फंक्शन करेगा, या फिर जो सेकेंडरी न्यूरॉन है जैसे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उस पे एक्ट करके
दूसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होगा। ये है अपनी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अब देखते हैं न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसको अपने बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट सिर्फ नर्व सिस्टम न्यूरॉन ही नहीं है, स्ट्रक्चरल यूनिट के अंदर जो न्यूरोग्लिया सेल्स हैं वो भी आती हैं, लेकिन फंक्शनल यूनिट यहाँ पर न्यूरॉन ही है। Then these neuron cells help to transmission of nerve impulses। और ये न्यूरॉन ही है जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, जो नर्व इम्पल्सेस हैं किसी भी तरह की स्टिमुलाई है उसको ट्रांसफर करने का काम भी न्यूरॉन का है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस आर कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। और जो ट्रांसमिशन हो रहा है नर्व इम्पल्सेस का, इसको अपने बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के अंदर जो आयन होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, सेलुलर परमिबिलिटी होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको क्रॉस करके उसको अपने बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। दिस इम्पल्सेस में भी इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। ये जो इम्पल्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल्स रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो जैसे डेंड्राइट से सेल बॉडी में आएंगे, सेल बॉडी से वो साइनेप्सिक तक जाएंगे, साइनेप्स तक जा रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्री साइनेप्टिक नोब तक जाएंगे। तो प्री साइनेप्टिक नोब तक जा रहे हैं वो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। लेकिन जो प्री साइनेप्टिक नोब है वहाँ से, या फिर जो टर्मिनल बटन्स है वो वहाँ से केमिकल को रिलीज कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर रहे हैं, दैट इज द केमिकल इम्पल्सेस। The nerve system is consisting of neuron, conduct nerve impulses and support by the unique connective tissue is called the neuroglia। जो नर्व सिस्टम है न्यूरॉन के साथ में एक दूसरी सपोर्टिव सेल्स है कनेक्टिव टिश्यू की, उसके साथ में कंप्लीट फंक्शन करता है या फिर नर्व सिस्टम को फॉर्म कर रहा है, उन जो सपोर्टिव सेल्स है उसको अपने बोलते हैं न्यूरोग्लिया। Neuron is known as parenchyma of the nerve system and basic unit of the nerve system। न्यूरॉन को हम यानी नर्व सिस्टम पेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं और बेसिक और फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल सकते हैं। न्यूरॉन और नर्व सेल्स इज अ सेल दैट ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। जो अपनी बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको या फिर जो भी इम्पल्सेस हैं उसको अपनी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करने का काम होता है, वो है न्यूरॉन का। न्यूरॉन आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन एंड नर्व सिस्टम स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वही जो हमने पहले डिस्कशन किया, न्यूरॉन का काम क्या होता है, अपनी बॉडी में किसी भी तरह की स्टिमुलाई को परसीव करना और देन उसके रेस्पॉन्ड को अपनी पूरी बॉडी के अंदर जिस भी ऑर्गन के अंदर रेस्पॉन्ड को लेके जाना है उस रेस्पॉन्ड को ट्रांसमिट करने का काम होता है न्यूरॉन का। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड इट प्रोसेस। ईच न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी होती है, देन उसकी प्रोसेस होते हैं, फाइन प्रोसेस जिसको अपने बोलते हैं डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स जो एक डेंड्राइट्स और एक्सोन होती है उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो डेंड्राइट्स हैं वो फाइन ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस रहेंगी, वहीं पर एक्सोन होता है वो सिंगल होता है। व्हेन एक्सोन एंड मैनी डेंड्राइट्स, बंडल ऑफ एक्सोन बाउंड टुगेदर आर कॉल्ड नर्व्स। जो बंडल ऑफ एक्सोन्स हैं वो एक साथ में फॉर्म करके नर्व को फॉर्म करते हैं। नर्व इम्पल्सेस कैन बी इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी। जो नर्व्स होती हैं वो क्या करेंगी, किसी भी तरह की स्टिमुलाई है उसको परसीव करेंगी, चाहे वो बाहर से हो या फिर इंटरनली हो। जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा था 5 सेंसरी ऑर्गन के थ्रू हम परसीव कर पाते हैं, और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर इनसाइड द बॉडी 3 रिसेप्टर होते हैं, पैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर एंड ऑस्मो रिसेप्टर। इसके थ्रू अपनी बॉडी में उन जो भी स्टिमुलाई है उसके रिस्पॉन्स को हम परसीव कर पाते हैं। एंड देन देखते हैं पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन के क्या पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट बनाते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के साथ में रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम होता है डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस करना। उसके बाद में डेंड्राइट्स, एक्सोन एंड एक्सोलेमा, माइलिन शीथ, नोड्स ऑफ रनवियर एंड टर्मिनल बटन्स। ये जो पार्ट्स हैं इसको अपन बोलते हैं पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। लेकिन ये जो एक्सोन के पार्ट है, माइलिन शीथ, नोड्स ऑफ रनवियर एंड टर्मिनल बटन्स, ये हैं एक्सोन के पार्ट्स।
देन हम देखते हैं सेल बॉडी क्या है, यानी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स विच मेड अप मैनी कंपोनेंट्स। सेल बॉडी न्यूरॉन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो बहुत सारे कंपोनेंट से फॉर्म होता है। द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन एंड इट ऑल्सो नोन एज द सोमा। इसका काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिटिव सेंटर ऑफ द न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन है उस आप इसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। The cell body form a gray matter of the nerve system and found at the periphery of the brain and center of the spinal cord. Cell body form the gray matter of the nerve system का ग्रे मैटर फॉर्म करती है एंड फाउंड एट द पेरीफेरी ऑफ द ब्रेन का जो पेरीफेरी पार्ट है वहाँ पर एंड सेंट्रल पार्ट होता है स्पाइनल कोड का जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल केनाल, वहाँ पे प्रेजेंट होती है सेल बॉडी। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी आर कॉल्ड न्यूक्लियाई इन द सीएनएस। Group of cell body called nuclei in the CNS and ganglia in the PNS। PNS यानी पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर हम सेल बॉडी ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को बोलेंगे गैंग्लियास, वहीं पर सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। देन न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस मेक्स डीएनए आरएनए एंड इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। इसका काम होता है डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स इज बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। जैसे प्रीवियसली हमने देखा था स्टिमुलाई है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल दोनों होती है। यानी जो अगर प्रीवियस यानी जिसको अपन बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होगी, यानी जो आयन चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है। और उसके बाद में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसके लिए जो सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर। The action potential traveling down the nerve axon is an electrical signals। एक्शन पोटेंशियल होता है एक्सोन के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है। लेकिन केमिकल सिग्नल्स कहाँ पे होगा? द नर्व डू नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विच ईच अदर। जो नर्व्स होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं रहती हैं। द सिग्नल्स बिटवीन अ नर्व सेल एंड द नेक्स्ट सेल इज द चैन इज कॉल्ड केमिकल सिग्नल्स। यानी जो एक नर्व है दूसरी नर्व से फिजिकली कनेक्ट नहीं रहती है। तो जैसे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से रिलीज हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन, अब वो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसके साथ में वो फॉर्म कर लेगा, या फिर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स जो केमिकल रिलीज हुआ है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से एसिटाइल कोलाइन रिलीज हुआ है वो एक केमिकल के साथ में उसके बाइंड अप करती है। तो जो केमिकल सिग्नल है वो आता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के अंदर। Axon is a thin fiber-like structure which carry a signal from the dendrites to the nerve endings। एक्सोन का एक थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगा जो भी इम्पल्सेस होती हैं जो भी सिग्नल्स होती हैं उन डेंड्राइट से परसीव करेगा और उसको लेके जाएगा नर्व एंडिंग्स तक। नर्व एंडिंग्स हम बोलते हैं टर्मिनल बटन्स को। Each nerve cell has only one axon which begins at the tapered area of the cell body, that is the axon helix। Each न्यूरॉन के अंदर सिंगल एक्सोन्स होता है एंड मैनी डेंड्राइट्स होती हैं। अब ये जो एक्सोन्स है ये कहाँ से कनेक्ट रहता है सेल बॉडी से, जिसको अपन बोलते हैं टैपर्ड एरिया एक्सोन हिलक्स, उसके साथ में कनेक्ट रहता है। लेकिन लास्ट के अंदर वो फाइन ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। The axon made up of many Schwann cell and group of the Schwann cell is called the myelin sheath। ये जो एक्सोन है इसके अंदर बीच बीच के अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। और माइलिन शीथ किससे फॉर्म होती है? स्वान सेल से फॉर्म्स होती हैं। और स्वान सेल की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सीक्वेंसली अरेंज होती है। स्वान सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक दिस इसके अंदर दिखाई दे रहा है, हल्की हल्की सी येलो लाइनिंग स्लाइडिंग सी है हल्की हल्की, उनको अपन बोलते हैं सीक्वेंसली अरेंजमेंट ऑफ दी स्वान सेल्स। ये स्वान सेल प्रेजेंट होती हैं और इन स्वान सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्लाज्मिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ईच मेम्ब्रेन के बीच में इन सब मेम्ब्रेन्स हैं इनके बीच में प्लाज्मिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो भी सीक्वेंसली अरेंज होता है। और उसी फ्लूइड को अपन बोलते हैं माइलिन प्रोटीन। और माइलिन प्रोटीन का ये अरेंजमेंट है सीक्वेंसली अरेंजमेंट है यहाँ पर, उसको अपन बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का काम होता है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी।
Axon carry impulses away from the cell body and are usually longer than dendrites. Axons क्या करेगा, impulses को perceive करेगा सेल बॉडी से और उसके बाद में वो आगे टर्मिनल बटन्स तक लेके जाएगा. The membrane of the axon is called axolemma and it encloses the cytoplasmic extension of the cell body. द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोलेमा. जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है उसको अपन बोलते हैं एक्सोलेमा. और ये किससे एनक्लोज हो रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी. जो सेल बॉडी थी उसकी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो आगे जाके कंटिन्यू कर रही है एक्सोन को फॉर्मेशन में, एक्सोन के फॉर्मेशन में वो कंटिन्यू कर रही है, उसको अपन बोलते हैं एक्सोलेमा. Then myelinated neuron क्या है, large axon and peripheral nerves are surrounded by a series of Schwann cell is called the myelin sheath. सीरीज ऑफ स्वान सेल, ये यहाँ पे मेंशन दिख रही है आपको लाइनिंग के अंदर, ये सीरीज ऑफ द स्वान सेल्स होती हैं, सीरीज ऑफ द स्वान सेल्स हैं, ये प्रेजेंट है. इनकी प्रेजेंट की वजह से एक शीथ फॉर्म हो रही है, उस शीथ को अपन बोलते हैं माइलिन शीथ. लेकिन यहाँ पर ईच जो ये सीरीज है इनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो होता है प्लाज्मिक फ्लूइड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में प्लाज्मिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उसी फैटी सब्सटेंसेस को, जो फैटी सब्सटेंस होता है उसी फैटी सब्सटेंस को अपने बोलते हैं माइलिन प्रोटीन. The outer layer of Schwann cell plasma membrane is known as the neurilemma. जो ये स्वान सेल्स की आउटर लेयर है जिसको अपने बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बोलेंगे न्यूरिलेमा. एक्सोन एक्सपोज एरिया आर कॉल्ड नोड्स ऑफ द रनवियर. वो एरिया जहाँ पे एक्सोन एक्सपोज हो रहा है यानी जहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है उस पार्ट को अपने बोलते हैं नोड्स ऑफ रनवियर. और ये जो नोड्स ऑफ रनवियर है यहीं पर ही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है, डीपोलराइजेशन यहीं पे हो रहा है, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, एक्सोन है वो एक्सपोज है रेदर देन यहाँ पे सराउंडिंग के अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है और उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से वहाँ पे कंडक्शन नहीं होता है. तो जो भी कंडक्शन हो रहा है, जैसे नोड्स ऑफ रनवियर के अंदर कंडक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से जो इम्पल्सेस उसको फोर्सफुली वो नेक्स्ट नोड्स ऑफ रनवियर तक फॉरवर्ड कर देगा और उस टाइम पे जो यूटिलाइज एनर्जी है उसको माइलिन शीथ है रिफ्रैक्टरी स्टेज के अंदर वापस यूटिलाइज कर लेगी या फिर रिस्टोर कर लेगी. देन देखते हैं डेंड्राइट्स. इन न्यूरॉन द शॉर्ट प्रोसेस दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी. सेल बॉडी से जो डेंड्राइट्स है ये क्या करती हैं, किसी भी तरह की इम्पल्सेस है उसको परसीव करेंगे और उसके बाद में सेल बॉडी की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे. डेंड्राइट्स हैव सेम स्ट्रक्चर एज द एक्सोन बट दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड ब्रांचिंग प्रोसेस. जो डेंड्राइट है वो एक्सोन की तरह ही उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि वो शॉर्ट रहेंगी जबकि एक्सोन लॉन्ग होता है, सिंगल होता है, जबकि डेंड्राइट्स हैं वो शॉर्ट एंड बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर, टाइनी ब्रांचेस के अंदर रहती हैं या फिर अपन इसको बोलते हैं ब्रांचिंग प्रोसेस. इन मोटर न्यूरन डेंड्राइट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द साइनेप्स. जो मोटर न्यूरन है उसके अंदर डेंड्राइट्स हैं वो साइनेप्स का फॉर्म कर रही है. Then in sensory neuron then they form sensory receptor that respond to specific stimuli. सेंसरी न्यूरॉन के अंदर इनका काम होता है परसीव करना स्टिमुलाई का, यानी ये रिसेप्टर्स की तरह फंक्शन करती हैं. वहीं पे मोटर न्यूरॉन है उसमें ये साइनेप्स का फंक्शन करती हैं. साइनेप्स का फंक्शन करती हैं मतलब जैसे सेंसरी न्यूरॉन है वहाँ से रिस्पॉन्ड आया, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुए, उन न्यूरो ट्रांसमीटर को परसीव कर रही है नेक्स्ट न्यूरॉन की, मोटर न्यूरॉन की डेंड्राइट्स हैं, तो वह है साइनेप्स पार्ट. एंड एक्शन पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी नर्व सिस्टम और नर्व सिस्टम फिजियोलॉजी. नर्व सिस्टम फिजियोलॉजी कंप्लीटली बेस्ड होती है एक्शन पोटेंशियल पर. तो हम देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल क्या है. एक्शन पोटेंशियल के अंदर जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस होते हैं वो जो इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स होते रहते हैं. इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से एनर्जी यूटिलाइज भी हो रही है एंड एनर्जी फॉर्मेशन भी हो रही है. इस कंप्लीट प्रोसेस को अपने बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से जो भी स्टिमुलाई हमने परसीव की है उसके अकॉर्डिंग वो सारी की सारी आगे की साइड में फॉरवर्ड हो जाए. जैसे डेंड्राइट्स ने
इम्पल्सेस को परसीव किया, स्टिमुलाई को परसीव किया, सेल बॉडी के पास में आए, सेल बॉडी ने डायरेक्शन दिया उसको एक्सोन की तरफ, और लास्ट के अंदर टर्मिनल बटन से वहाँ पर इसके रिस्पॉन्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। लेकिन ये जो यहाँ से इम्पल्सेस एक्सोन के अंदर जा रही है वो आयन के एक्सचेंज की वजह से जा रही है, जिसको अपने बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एन एक्शन पोटेंशियल इन ए न्यूरॉन इज ए रैपिड चेंजेस इन द वोल्टेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दिस इवेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस अलोंग नर्व फाइबर्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स। एक्शन पोटेंशियल में रैपिड चेंजेस होते हैं किसके थ्रू? इन दी वोल्टेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके वोल्टेज के अंदर, यानी जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं वो इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस होती है वो डेंड्राइट से कंप्लीट एक्सोन्स के अंदर चली जाएगी, नर्व फाइबर्स के अंदर चली जाएगी, और वहाँ से कम्युनिकेशन भी होने लग जाएगा दूसरे न्यूरॉन से, सच है जैसे टर्मिनल बटन से रिलीज होंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और वही टर्मिनल बटन से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं जो सेकेंडरी न्यूरॉन होते हैं, जैसे जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, वो इन्हीं जो केमिकल्स को परसीव करेंगे एज स्टिमुलाई, और उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्पॉन्स के लेके जाएंगे टारगेटेड ऑर्गन या फिर इफेक्टर ऑर्गन्स के पास में, जिसको अपने बोलते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स। An impulse is initiated by stimulation of sensory nerve ending or by the passage of and impulses from another nerves. The transmission of impulses or action potential is due to movement of the ion across the नर्व सेल मेम्ब्रेन। जो नर्व सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, उसी की वजह से जो इम्पल्सेस है उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसे डेंड्राइट से इम्पल्सेस आई, अब यहाँ पर देख रहे हो डायरेक्टली आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, किस पार्ट के अंदर कौन सा आयन है, एक अपोजिट आयन है हर एक पार्ट में, जो एक तो ये है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की, अंदिसन सेल मेम्ब्रेन के अंदर की। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव है तो अंदर नेगेटिव है, और कहीं पर अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव आ गया तो बाहर नेगेटिव आ गया, तो ये सारे के सारे आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, और उसके बाद में लास्ट में जो स्टिमुलाई है उसको लेके चले जाएंगे टर्मिनल बटन्स पे, और इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। देन हम देखते हैं जो आयन ऑफ एक्सचेंज है वो किस वे के अंदर हो रहा है। जैसे अब यहाँ पर स्टेजेस आती हैं पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, एंड लास्ट में आते हैं बैक टू रेस्टिंग पोटेंशियल, जिसको अपन बोलते हैं कंप्लीट रीपोलराइजेशन। तो ये स्टेजेस होती हैं जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है। अब आयन का एक्सचेंज कैसे होगा? जैसे हम देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर का फ्लूइड, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का फ्लूइड, जिसको अपन बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर पॉजिटिव आयन रहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है इसके अंदर नेगेटिव आयन प्रेजेंट रहेंगे। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड में अपोजिट आयन है। अपोजिट आयन एक दूसरे टेंडेंसी रखते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, लेकिन जब तक किसी भी तरह की स्टिमुलाई नहीं मिलती है तब तक ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, या फिर वहां से आयन है वो एक्सचेंज नहीं होंगे। तो जब बाहर पॉजिटिव आयन है और अंदर की साइड में नेगेटिव आयन है, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव आयन है, इस स्टेज को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन रहेगा जिसमें अंदर की साइड में इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर तो रहेगा नेगेटिव आयन, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर है पॉजिटिव आयन। लेकिन जब भी जो ही स्टिमुलाई आई, किसी भी तरह की स्टिमुलाई आई, उस स्टिमुलाई की वजह से जो सोडियम पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएगा, और उसकी वजह से जो अंदर की साइड में सोडियम आयन है वो इन्फ्लक्स हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो पॉजिटिव आयन है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएंगे इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। जैसे हम देख सकते हैं पोलराइजेशन स्टेज में तो क्या है, पॉजिटिव आयन बाहर की साइड में है और नेगेटिव आयन अंदर की साइड में है, लेकिन जो ही स्टिमुलेशन मिले, किसी भी तरह की स्टिमुलाई है परसीव हो, स्टिमुलेट होते ही सबसे पहले जो पॉजिटिव आयन जो बाहर की साइड में था सेल मेम्ब्रेन के, वो अंदर की साइड में आ गया, और इस स्टेज को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। जैसे स्टार्टिंग के अंदर पोलराइजेशन है, अब यहाँ पे स्टिमुलाई परसीव हुई, जो स्टिमुलाई परसीव हुई सोडियम आयन है वो इन्फ्लक्स हो गया, सोडियम आयन इन्फ्लक्स हो गया सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में। इस स्टेज को अपने बोलते हैं डीपोलराइजेशन।
डीपोलराइजेशन हुआ। अब डीपोलराइजेशन 1 मिली सेकेंड का होता है, उसके बाद में वो वापस अपनी प्रीवियस स्टेज में वापस आ जाता है, प्रीवियस स्टेज की साइड में आ जाता है। तो जो ही डीपोलराइजेशन हुआ उसके जस्ट बाद में, जो ही डीपोलराइजेशन हुआ उसके जस्ट बाद में क्या होगा, वापस रीपोलराइजेशन स्टेज आती है। और रीपोलराइजेशन स्टेज में क्या होगा, जो सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर या फिर इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर जो नेगेटिव आयन थे वो बाहर की साइड में चले गए, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में चले गए, जो नेगेटिव आयन थे सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में चले गए और पॉजिटिव आयन अंदर ही है। इस स्टेज को अपन बोलते हैं रीपोलराइजेशन। देन रीपोलराइजेशन होने के बाद में ये जो रीपोलराइजेशन है एक बार हाइपर पोलराइज स्टेज में आ जाएगा, हाइपर पोलराइज स्टेज में आ जाएगा। मतलब पोलराइजेशन रीपोलराइजेशन बैक कब होता, कंप्लीट रीपोलराइजेशन जब प्रीवियस स्टेज में आता, लेकिन वो इनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, इनवर्ड मूवमेंट कर रहा है मतलब हाइपर पोलराइज कंडीशन में होगा, मतलब रेस्टिंग स्टेज में वो नेगेटिवली जा रहा है। उस कंडीशन के अंदर जो रीपोलराइजेशन कंडीशन के अंदर क्या होगा, यानी नेगेटिव आयन तो बाहर है और पॉजिटिव आयन अंदर है, लेकिन उसके जस्ट बाद में वो प्रीवियस स्टेज में आएगा, उसको अपन बोलते हैं कंप्लीट रीपोलराइजेशन। अब प्रीवियस स्टेज क्या थी, जो स्टार्टिंग की अपनी स्टेज थी, जैसे जिसमें पॉजिटिव आयन तो क्या थे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में थे और नेगेटिव आयन इंट्रासेलुलर स्पेस में थे। तो वापस वो अपनी प्रीवियस स्टेज में आ जाएंगे, पॉजिटिव आयन तो बाहर की साइड में चले जाएंगे, आउटफ्लक्स हो जाएंगे, और वहीं पे जो नेगेटिव आयन है वो इनफ्लक्स हो जाएंगे। जैसे रीपोलराइजेशन में क्या था, पॉजिटिव आयन इनफ्लक्स थे, तो वो कंप्लीट रीपोलराइजेशन में क्या हो जाएगा, वो आउटफ्लक्स हो जाएंगे। वहीं पे जो नेगेटिव आयन रीपोलराइजेशन में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में थे वो वापस अपने इंट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएंगे। इस स्टेज को अपने बोलते हैं कंप्लीट रीपोलराइजेशन स्टेट, कंप्लीट रीपोलराइजेशन स्टेट। और इसी को अपने बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। जो ही यहाँ से ये इम्पल्सेस हो रहा है, डीपोलराइजेशन होगा, स्टिमुलाई है फर्दर पार्ट में पहुँच जाएगी, यानी नेक्स्ट जो नोड्स ऑफ रनवेयर है वहाँ तक पहुँच जाएगी। An impulses initiated by stimulation of the sensory nerve endings or by the passage of an impulses from the another nerves. Impulses initiated stimulation of the sensory nerve endings. जो impulses initiate कहाँ पे है, stimulation of the sensory nerve endings होते हैं, वहाँ से stimulation होगा जिसकी वजह से वहाँ से chemical release होगा, या फिर किसी भी वजह से कोई भी stimuli है उससे होगा। Transmission of impulses or action potential is due to movement of ion across the nerve cell membrane. जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस है या फिर एक्शन पोटेंशियल किसकी वजह से हो रहा है, मूवमेंट ऑफ द आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इन द रेस्टिंग स्टेट द नर्व सेल मेम्ब्रेन इज पोलराइज। रेस्टिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, नर्व सेल मेम्ब्रेन है वो पोलराइज है ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिफरेंस इन दी कंसंट्रेशन ऑफ आयन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों साइड के अंदर डिफरेंट आयन होते हैं, जैसे पॉजिटिव आयन तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में और नेगेटिव आयन होता है इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर। देयर इज अ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन ईच साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन is called the resting membrane potential, is called the resting membrane potential। resting membrane potential बोलते हैं दोनों की साइड में अगर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज है, लेकिन यहाँ पर resting membrane potential है, जो ही इनको स्टिमुलाई मिलेगी ये आयंस है वो चेंजेस हो जाएगा। एट द रेस्ट चार्ज ऑन द आउटसाइड इज पॉजिटिव एंड इनसाइड द नेगेटिव। एक्स्ट्रा सेलुलर आयन इज सोडियम। एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर सोडियम आयन सबसे ज़्यादा होता है और इंट्रा सेलुलर के अंदर पोटेशियम आयन सबसे ज़्यादा होता है। इन द रेस्टिंग स्टेट कंटिन्यूस टेंडेंसी फॉर आयन डिफ्यूजन अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। रेस्टिंग स्टेट के अंदर जो आयंस होते हैं वो टेंडेंसी रखते हैं कि वो डिफ्यूज हो जाए, लेकिन जब तक डिफ्यूज नहीं होंगे जब तक किसी भी तरह की स्टिमुलाई नहीं मिलेगी। पोटेशियम आयन आउटवर्ड्स होने के लिए रहता है, वहीं पे इंट्रासेलुलर स्पेस से वहीं पे जो सोडियम आयन है इनफ्लक्स होने के लिए रहता है, तैयार रहता है। लेकिन जो ही स्टिमुलाई मिलेगी सेल मेम्ब्रेन चेंज की, सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी और ये आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे पोटेशियम है वो तो आउटवर्ड्स में चला जाएगा और जो सोडियम है वो इनवर्ड्स में आ जाएगा। और जो ही पोटेशियम जो सोडियम आयन इनवर्ड में जा रहा है उसी टाइम को अपन बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्रिएट अ नव इम्पल्सेस और एक्शन पोटेंशियल।
Depolarization is a very rapid conduction of nerve impulses along the entire length of the neuron in a few milliseconds. जो डीपोलराइजेशन होता है इसके अंदर नर्व कंडक्शन कंप्लीट लेंथ ऑफ द न्यूरॉन के अंदर होता है, जिसमें फ्यू मिली सेकेंड्स का ही होता है, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन कहाँ पर हो रहा है, नोड्स ऑफ रनवियर के अंदर जो एक्सपोज्ड एरिया है एक्सोन का, जो एक्सोन का एक्सपोज एरिया है वहीं पे डीपोलराइजेशन हो रहा है, वहीं पे कंडक्शन हो रहा है, रेदर देन अदर जगह पे कंडक्शन नहीं हो रहा है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द माइलिन शीथ, इट पासेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द स्टिमुलेशन इन वन डायरेक्शन ओनली। इसमें जो स्टिमुलेशन है की वजह से जो स्टिमुलाई की वजह से जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो वन डायरेक्शन के अंदर ही होगा, मतलब सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ हो रहा है, न कि टर्मिनल बटन से सेल बॉडी की तरफ होगा। यहाँ पे वन डायरेक्शन में होगा, मतलब सेल बॉडी टू टर्मिनल बटन और एक्सोन्स। आफ्टर इमीडिएटली फॉलोइंग द एंट्री ऑफ सोडियम, potassium outflow of the neuron to return the membrane potential to its resting state। जो ही सोडियम अंदर की साइड में आएगा और उसके जस्ट बाद में पोटेशियम है वो बाहर की साइड में चल जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है उसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वो वापस अपनी मेंटेन कर सके। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब मेंटेन होती है, जब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अपोजिट आयन प्रेजेंट रहते हैं। तो जो ही सोडियम आयन अंदर की साइड में आ जाएगा, पॉजिटिव आयन अंदर की साइड में आ जाएगा, उस टाइम पे जो पोटेशियम है वो बाहर की साइड में चला जाएगा। अब आते हैं इसके अंदर फेजेस ऑफ द कंडक्शन, जिसमें दो फेज होती हैं, रिफ्रैक्टिव फेज एंड द साल्टेटरी फेज। रिफ्रैक्टिव फेज वो फेज है जिसके अंदर रीस्टिमुलेशन का कोई चांसेस नहीं होता, मतलब वहाँ पर स्टिमुलेशन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर रेस्टिंग पीरियड होता है जिसमें रिस्टोरेशन ऑफ द एनर्जी का फंक्शन होता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड्स ड्यूरिंग विच ट्रांसमिशन इट नॉट पॉसिबल, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, जहाँ पर माइलिन शीथ है वहाँ पर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, और उसी को अपने बोलते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टरी फेज। As the neuron return to its original states, the action of the sodium potassium expel sodium from the cell is exchanged to potassium। अब नॉर्मल आने के लिए क्या होता है, वहाँ पर सोडियम वापस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा और पोटेशियम इंट्रासेलुलर स्पेस में आ जाएगा, और उस इन माइलिनेटेड न्यूरॉन द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ माइलिन शीथ प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ आयन। अब यहाँ पे कंडक्शन होने के जस्ट बाद में कंप्लीट रीपोलराइजेशन होगा, और कंप्लीट रीपोलराइजेशन कहाँ पर हो रहा है, होने के बाद में माइलिन शीथ आ गई है, तो माइलिन शीथ के अंदर जो माइलिन होती है इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, ये वापस आयन को एक्सचेंज नहीं होने दे रही है। Electrical changes across the cell membrane can only occur at the gap in the myelin sheath at the nodes of the Ranvier। जहाँ पे nodes of the Ranvier है, सिर्फ वहीं पर ही इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं, अदर जगह पे नहीं। इस फेज को अपने बोल देंगे रिफ्रैक्टिव फेज। जो माइलिन शीथ है वहाँ पर आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की स्टिमुलाई परसीव नहीं हो पा रही है, उस फेज को अपने बोलते हैं रिफ्रैक्टिव फेज या फिर रिस्टोरेशन फेज, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी का वापस यूटिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट वन आता है साल्टेटरी फेज। साल्टेटरी फेज कौन सी है, व्हेन एन इम्पल्सेस अकर एट वन नोड्स, जैसे यहाँ पर इम्पल्सेस अकर्स हुए, उसके बाद में डिपोलराइजेशन हुआ, पासेस अलोंग द माइलिन शीथ टू द नेक्स्ट नोड्स ऑफ द रनवियर। यहाँ से कंडक्शन हुआ, कंडक्शन होने के जिस बाद में डिपोलराइजेशन होके जो इम्पल्सेस है फर्दर पार्ट में एक्सोन में यहाँ पर पहुँच गई, नेक्स्ट नोड्स ऑफ रनवियर तक पहुँच गई। फ्लो ऑफ करंट अपीयर टू अ लीप फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट नोड। अब जब फ्लो ऑफ करंट लीप फ्रॉम वन नोड टू दी नेक्स्ट नोड, अब जब फ्लो ऑफ करंट है वो सेम रहेगा एक नोड से दूसरे नोड के अंदर, उसको अपन बोलते हैं साल्टेटरी फेज कंडक्शन, जिसमें एक नोड से कंडक्शन हुआ, फिर उसके बाद में वो कंडक्शन डायरेक्टली फॉरवर्ड हो गया एक्सोन्स के, डायरेक्टली आगे नेक्स्ट नोड्स ऑफ रनवियर में, बीच में आ गया रेस्टिंग फेज, उसको अपने बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। The speed of conduction depends on the diameter of the neuron। अब न्यूरॉन का जो डायमीटर है उसके बेस पे ही इसकी जो स्पीड होती है न्यूरॉन की ट्रांसमिशन की वो डिपेंड करती है। लार्ज डायमीटर द फास्टर कंडक्शन, अगर डायमीटर लार्ज है
तो कंडक्शन है वो फास्ट रहेगा। माइलिनेटेड नर्व फाइबर कंडक्ट इम्पल्सेस फास्टर देन द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बिकॉज साल्टेटरी कंडक्शन इज फास्टर देन कंप्लीट कंडक्शन। अब जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उसके अंदर कंडक्शन जल्दी होता है कंपेयर टू द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। स्केलेटल मसल्स एट रेट ऑफ दी 130 मीटर पर सेकेंड कंडक्शन होता है। स्केलेटल मसल्स के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड ट्रांसमिशन होता है तो वो होता है स्केलेटल मसल्स के अंदर, और उसकी रेट होती है 130 मीटर पर सेकेंड कंडक्शन की। वहीं पे सबसे स्लोवेस्ट होती है, स्लोवेस्ट इम्पल्सेस होती है वो होती है 0.5 मीटर पर सेकेंड की होती है। अब देखते हैं साइनेप्स। साइनेप्स क्या है? A synapse is a junction between the neuron that allow them to communicate with each other. Synapse can be chemical or electrical. Synapse क्या है? यानी दो न्यूरॉन के बीच के अंदर जो एक कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसको अपन बोलते हैं साइनेप्स। क्योंकि दो न्यूरॉन है आपस में फिजिकली कनेक्टेड नहीं रहती हैं, उन दोनों के बीच में स्पेस होता है, उस वाले स्पेस को अपन बोलते हैं साइनेप्स, जहाँ से इम्पल्सेस है वो चाहे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हो चाहे वो केमिकल इम्पल्सेस हो, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर फॉरवर्ड होती है। Then more than one neuron involved in the transmission of the nerve impulses from its origin to its the targeted parts. It origin to the its targeted parts के अंदर जाती है। जैसे इन केस ऑफ किसी भी तरह की सेंसरी नर्व के अंदर, स्किन के अंदर ब्रोकन ग्लास की वजह से अगर स्किन डैमेज हो गई है, जैसे स्किन इंजर्ड थ्रू दी ब्रोकन ग्लास की वजह से अगर स्किन डैमेज हुई है, तो सबसे पहले जो सेंसरी नर्व है उसको परसीव करेंगे इम्पल्सेस को, और वो एक्सोन्स की तरफ लेके जाएंगे, और टर्मिनल बटन्स में यहाँ से रिलीज होगा एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर। ये एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर टर्मिनल बटन से रिलीज होगा, लेकिन साइनेप्टिक नोब है वहाँ पर ये डायरेक्टली डाल देगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर इसके अंदर ड्रेन आउट कर देगा। और जो ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ड्रेन आउट करेगा, यानी साइनेप्टिक नोब क्या है? टर्मिनल बटन्स को अपन बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। तो साइनेप्टिक नोब से ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर डाल देगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? दोनों न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है उसको अपन बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब वो केमिकल्स है, नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए वो इम्पल्सेस हो जाएगी, परसीव करेगा, और उसके बाद में वो फॉरवर्ड कर देगा टारगेटेड ऑर्गन तक। स्टार्टिंग्स तो जो ओरिजिन साइड से हुआ है, लेकिन टारगेटेड ऑर्गन तक लेके चले जाएगा, जिसमें अलग अलग होते हैं। अब इसके अंदर ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन यानी जो टर्मिनल बटन से पहले की स्ट्रक्चर, या फिर हम बोल सकते हैं जो एक्सोन्स होता है आगे जाके मैनी ब्रांचिंग प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको अपने बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन फिर जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, नेक्स्ट न्यूरॉन के बाद में जो डेंड्राइट जो एक्सोन के अंदर जा रहा है कन्वर्ट हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है। द इम्पल्सेस पासेस वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन विथ द साइनेप्स। जो इम्पल्सेस पासेस हो रही हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, उसको अपन बोलते हैं साइनेप्स। At axon free and the presynaptic neurons break up into the terminal buttons. Axons में presynaptic neuron है वो आगे जाके टर्मिनल बटन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और टर्मिनल बटन्स के अंदर से ही जो केमिकल रिलीज होगा वो केमिकल साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ड्रेन हो जाएगा, और वहाँ से जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसको वो परसीव कर लेंगे एज ए स्टिमुलाई। These are in close proximity to the dendrites of the postsynaptic neuron. The space between terminal buttons and dendrites of the postsynaptic neuron is called the synaptic cleft. यानी टर्मिनल बटन्स के बाद में और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उनके बीच में जो स्पेस होता है, जहाँ पर टर्मिनल बटन से केमिकल वहाँ पर रिलीज हो जाता है, उस स्पेस को अपन बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक नोब कंटेन स्फेरिकल साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसको अपन बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। टर्मिनल बटन्स के अंदर क्या होता है? स्फेरिकल साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जिसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है, विच कंटेन केमिकल विच इज रिलीज इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ही ड्रेन आउट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं।
दीज केमिकल्स आर ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर जो एंड रिलीज बाय द रिस्पॉन्स टू द एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल की वजह से ये रिलीज होती हैं। देखते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और इफेक्टर ऑर्गन सच एज द मसल फाइबर्स। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर एक जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में अटैच करके मसल फाइबर के पास साथ में वहाँ पर लेके चले जाएगा, या तो वो स्केलेटल मसल्स में ले जाएगा या फिर जो अनदर जो न्यूरॉन है वहाँ पर लेके चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर रिस्पॉन्स होगा। अब देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कितने टाइप के होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें आता है एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, डोपामिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड जिसको अपन बोलते हैं गाबा, एंड एसिटाइल कोलिन। ये है कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। अब जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको हम अलग अलग देखेंगे उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे। जैसे टाइप ऑफ द नर्व्स, टाइप ऑफ द नर्व्स में हम सबसे पहले देते हैं सोमेटिक नर्व्स। सोमेटिक नर्व में यानी वॉलेंट्री एक्टिविटी से रिलेटेड, स्केलेटल मसल से रिलेटेड, जिसमें आता है मोटर रिस्पॉन्स, सोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स आता है। अब सोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स होता है उसके अंदर सिंगल जो न्यूरॉन चैनल होती है, डबल न्यूरॉन चैनल नहीं होती है, सिंगल न्यूरॉन चैनल होती है, जिसके अंदर सचेस ये है अपनी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से एक्सोन्स में जाएगा, एक्सोन्स से जाके टर्मिनल बटन से वहाँ पर रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, एसिटाइल कोलाइन इन दी सोमेटिक रिस्पॉन्स। सोमेटिक रिस्पॉन्स में एसिटाइल कोलाइन होगा, एसिटाइल कोलाइन आगे जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में इन दी स्केलेटल मसल्स वहाँ पर जाके एक्ट करेगा, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स वहाँ पे कॉन्ट्रेक्शंस होगा और स्केलेटल मसल्स एक्टिव फेज में आ जाएंगे। यह है सोमेटिक रिस्पॉन्स। सेकेंड वन आता है ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स। अब ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स इसके भी दो पार्ट हो गए, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स एंड पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। अब सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के अंदर भी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर हम देखेंगे। जैसे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है तो जो ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स है यहाँ पर दो न्यूरॉन शामिल इंक्लूड होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, सिंगल नर्व नहीं होती है। जबकि जो मोटर नर्व होती है या फिर सोमेटिक नर्व होती है उसके अंदर सिंगल नर्व चैन होती है। वहीं पे जो ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स के अंदर दो नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन वो होते हैं जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन वो होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर के साइड में इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स में हम देखेंगे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स या फिर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो ही स्टिमुलाई परसीव की है डेंड्राइट्स ने वो लेके जाएंगे इम्पल्सेस कहाँ पर, टर्मिनल बटन पे लेके जाएंगे एक्सोन के थ्रू। टर्मिनल बटन से वहां से रिलीज होगा एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है ये एक केमिकल है जो सेकेंडरी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड दिस वन दी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के लिए ये जो एसिटाइल कोलाइन है ये स्टिमुलाई केमिकल स्टिमुलाई फॉर्म होगी और ये रिस्पॉन्स लेके जाएगी टर्मिनल बटन्स तक एसिटाइल कोलाइन की रिस्पॉन्स को, और एसिटाइल कोलाइन की जो स्टिमुलाई है उसको लेके जा रही है टर्मिनल बटन्स तक। वहाँ टर्मिनल बटन्स में एसिटाइल कोलाइन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रिलीज होगी नोर एड्रिनलिन जो अगेन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये रिलीज होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से रिलीज होगा नोर एड्रिनलिन, और इनका फंक्शन है अब किस पे अफेक्ट करेगा, इसका टारगेटेड ऑर्गन क्या होगा, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये है इसके टारगेटेड ऑर्गन। तो नोर एड्रिनलिन कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड है, इस पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ेगी। स्मूथ मसल्स है उसका डायमीटर चेंज होगा, स्मूथ मसल्स में डायमीटर जैसे ब्लड वेसल्स का डायमीटर है वो कम हो जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को कोज करेगा। तो ये है नोर एड्रिनलिन का। सेकेंडरी आता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर।
कोलिनर्जिक रिसेप्टर या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कोलिनर्जिक स्टिमुलाई। तो जो ही प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है इसके डेंड्राइट ने परसीव किया कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को, और इसके अकॉर्डिंग फिर इसको ये एक्सोन से होते हुए टर्मिनल बटन्स तक ले जाएगा, और टर्मिनल बटन से अगेन एसिटाइलकोलाइन ही रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है वो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसके लिए वापस केमिकल स्टिमुलाई फॉर्म हो जाएगा और वापस रिस्पॉन्स जाएगा टर्मिनल बटन्स में। टर्मिनल बटन्स में जाने के बाद में पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन भी यहाँ पर एसिटाइलकोलाइन ही रिलीज करेगी, और इनका फंक्शन, इनके टारगेटेड ऑर्गन रहेगा स्वेट ग्लैंड, ब्लड वेसल इन दी स्केलेटल मसल्स, जिसमें स्वेट ग्लैंड में वो क्या करेगी, एक्सेसिव स्वेटिंग करेगी, जिसकी वजह से जो स्किन है वो मॉइस्ट एंड वार्म हो जाएगी। वहीं पे जो ब्लड वेसल्स हैं, स्केलेटल मसल की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देगी, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो डिफ्यूज हो जाए, जिसकी वजह से वो उसकी एक्टिविटी है वो मेंटेन रहे, या फिर जो एक्टिविटी के अंदर एनर्जी यूटिलाइज हुई है उसको वो वापस रिफॉर्म कर सके। एंड स्किन हेयर इरेक्टाइल, स्किन के अंदर फंक्शन करता है जिसकी वजह से जो स्किन हेयर होते हैं वो इरेक्टाइल्स हो जाता है। एंड थर्ड रिसेप्टर आता है स्प्लेंचनिक रिसेप्टर। स्प्लेंचनिक रिसेप्टर यह भी सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स का ही है। इसके अंदर पहले स्टार्टिंग के अंदर डेंड्राइट है, इंफॉर्मेशन को परसीव करेंगे, दैट मीन्स स्टिमुलाई को परसीव करेंगे, एक्सॉन पे ले जाएंगे, टर्मिनल बटन से अगेन एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिलीज होगा। अब देखो स्प्लेंचनिक रिसेप्टर्स के अंदर क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है फर्दर किसी दूसरे ऑर्गन पे फंक्शन करेगा, जिसकी वजह से वहां से दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो सके। अब यहाँ पर ये एसिटाइलकोलाइन है एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड पे, लेकिन अगर स्प्लेंचनिक रिसेप्टर है तभी ये एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, एड्रिनल के मेडुला पार्ट पे एक्ट करेगा, और मेडुला पार्ट से रिलीज होती है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन सिक्रेशन रिलीज होगा, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर ड्रेन कर देगा, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो डक्टलेस ग्लैंड होती है, जो डायरेक्टली जो हॉर्मोन्स हैं उसको ब्लड के अंदर ड्रेन आउट कर देती है, सीक्रेट कर देती है। तो ये जो एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन है ये हार्मोन भी है, इवन ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है, दोनों है। तो अब इनका फंक्शन हो एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन का फंक्शन होगा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, जिसमें कार्डियक एक्टिविटी बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स में। ये तो है सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स का। एंड सेकेंड वन आता है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स के अंदर भी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन दोनों ही रहेंगे, लेकिन प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से भी एसिटाइलकोलाइन रिलीज होगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से भी एसिटाइलकोलाइन ही रिलीज होगा, और इनका टारगेटेड ऑर्गन होते हैं स्मूथ मसल्स, हार्ट में कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो स्मूथ मसल्स को क्या क्या कर देगा, डायरेक्टली स्मूथ मसल्स है उसको वेजोडाइलेशन करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर वो कम हो जाएगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। हार्ट मसल्स में हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को डिक्रीज करेगा। अगर हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को डिक्रीज कर रहा है तो हार्ट के ऊपर ओवरलोड नहीं होगा, हार्ट का वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। ये होता है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स के अंदर। Then somatic nerve carry impulses directly to the synapse at the skeletal muscles at the neuromuscular junction to contact the skeletal muscles. Somatic nerve impulses हैं वो डायरेक्टली साइनेप्सिस में जो skeletal muscles के neuromuscular junctions हैं वहाँ पे एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से skeletal muscles है वो कॉन्टेक्ट करेंगी और skeletal muscles एक्टिव फेज में आ जाएंगी। Then autonomic nerves, the effector nerve impulses travel along two neurons, दो न्यूरॉन के अंदर जा रही हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, एंड across two synapses to the effector organ, across two synapses of the effector organ, one synapse and two synapses, दो synapses को क्रॉस करके फिर ये organ तक जाती हैं। तो ये था आज का अपना nerves component of the nerve system, then neuron and action potential and neurotransmitter।
गाइस प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।